वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कल के जो बचे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छांटे थे एडवांस के। तो दो क्वेश्चन तो मैंने करा दिए थे, अब बचे हुए लगभग कितने क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह, सात। सात क्वेश्चन लगभग बचे हुए हैं। चलिए, सबसे पहला ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये जो है मल्टीपल करेक्ट एमसीक्यू, ठीक है। ये वैसे तो अच्छा क्वेश्चन है, बट इतना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला क्वेश्चन था नहीं, इसीलिए मैंने इसको दो दो क्वेश्चन, ठीक है। अगर देखा जाए तो बोला हो गया है जिन्होंने क्लास 12 फंक्शन पढ़ लिया है, कंप्लीट फंक्शन और भी कोई चैप्टर का इसमें मिक्सअप नहीं है, कंप्लीट फंक्शन का ही सवाल है ये। तो ये बोला है कि लेट एंड डिनोट दी सेट, ठीक है। ये सारी चीजें अपने जानने की जरूरत नहीं है, जे एडवांस की ये खासियत है कि सारी चीजें बता दी जाती है। ये देखो, ये बता दिया गया है कि गॉफ को ये बोलते हैं, ठीक है। ये सब भी अपने को जैसे हम जानते हैं ना। बस ये देख लो ध्यान से कि एफ की जो डोमेन है और को डोमेन क्या है। एफ की डोमेन है नेचुरल नंबर, और को डोमेन है अपनी इंटीजर्स, और इसकी जी की डोमेन है इंटीजर्स, और नेचुरल नंबर्स की को डोमेन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, ट्रू स्टेटमेंट देखा गया है। तो सबसे पहले क्या बोला है, जी ऑफ एफ एन इज नॉट वन वन। तो सबसे पहले जी ऑफ एफ एन निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो अगर जी ऑफ एफ एन निकालें आप, तो जहां जहां आपको एन दिख रहा है जी में, वहां वहां एफ एन पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एफ एन, और एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस टू टाइम्स ऑफ एफ एन इज लेस देन जीरो। अब एफ एन की खुद दो डेफिनेशन है। अब एफ एन की खुद दो डेफिनेशन है, तो गॉफ ही लिख देता हूं इसे मैं, गॉफ। तो इसकी खुद दो डेफिनेशन है। आ, तो एक डेफिनेशन है इसकी एन प्लस वन बाई टू, अगर एन ऑड है तो ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक बार एन प्लस वन बाई टू दोनों में पुट कर देता हूं मैं, तो थ्री प्लस टू इंटू एन प्लस वन बाई टू। और ध्यान देना, यहाँ पे हमने एफ एन की क्या वैल्यू रखी है, एन प्लस वन बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और अंडर द कंडीशन एन जो है अपना क्या है, ऑड है। तो एन क्या है अपना, लेट्स से टू एम टाइप का इंटीजर है, ठीक है, ठीक है। और इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट किया तो टू एन प्लस वन बाय टू, यानी एन प्लस वन बाय टू इज लेस देन जीरो। और एन जो है वो अपना इसमें इसमें एन जो है, अच्छा यहाँ पे एन ऑड है भैया, एन इवन नहीं था, एन ऑड था। ये देखो, एन इवन नहीं था, ऑड था, और अंडर द कंडीशन एन इज ऑड, ठीक है। नेक्स्ट 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 वैल्यू पुट कर दीजिए। नेक्स्ट वैल्यू ये है अपनी फोर माइनस एन बटे दो। तो थ्री टाइम्स, वैसे तो मैं आपको डिटेल करके दिखा रहा हूँ, अगर ये एग्जाम में तो फटाफट पेन चलता मेरा, और बहुत सारी चीजें तो मैं लिखता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं कई सारी चीजें लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो फोर माइनस एन बटे दो, अच्छा यहाँ पे इसको लिख लो ऐसे, और इसको लिख लो ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जो एन की कंडीशन है, देखो सबसे पहले फोर माइनस एन बटे दो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और यहाँ पे जो एन होगा वो इवन होगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस टू टाइम्स फोर माइनस एन बटे दो कर दो। अच्छा, यहाँ पे फोर माइनस एन बटे दो जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, और जो एन होगा वो टू एम टाइप ही होगा। अगर आप यहां से देखें, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि यहां से जो एन आएगा, यहां से जो एन आएगा और यहां से जो एन आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा।
तो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो देखिएगा ध्यान से। अ, थोड़ा सा पार्टीशन कर दिया जाए। तो अगर मैं जी गॉफ लिखना चाहूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+4 हो जाएगा, 2 से 2 कटा n+4। अगर आप ध्यान से देखें, तो यहां अगर मैं n की वैल्यू देखा जाऊं, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड n इज ऑड। तो यानी ओवरऑल n इज इक्वल्स टू ऑड। कई लोग पूछेंगे ये कैसे आ गया। यहां से अगर आप देखें, तो n जो होना चाहिए वो -1 से बड़ा होना चाहिए, और n जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। तो n -1 से बड़ा भी होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, और ऑड होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन पुट किया जाए, तो -2 से 2 कटा। तो अगर आप देखें, तो n जो होना चाहिए वो -1 से छोटा होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। तो यहां से तो कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं, देख लो ना, यहां से कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। n -1 से छोटा होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है यार जो ऑड हो -1? तो ये तो बिल्कुल ही, मतलब बोला जाए तो एक तो -1 से छोटा, यानी कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर नहीं होगा और ऑड भी होना है साथ साथ, तो यहाँ से तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर यहाँ से चेक किया जाए, तो ये बन जाएगा 3+4 - n, यानी 7 - n। अच्छा, n शुड बी ग्रेटर देन 0, एन देखो, n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4, एंड n इक्वल्स टू इवन। यानी n इक्वल्स टू इवन का मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, तो 7 - n लिखेंगे, और n शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, और n इवन होना चाहिए। यानी इवन होना चाहिए, यानी n इक्वल्स टू 0 चल जाएगा, 2 चल जाएगा और 4 चल जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखा जाए, तो -2 से 2 कटा, तो n-4, और n should be less than 4, and n is odd, n is odd, n is n is odd। ठीक है, सॉरी, n is even। ठीक है, n-4, और n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ ना। तो -2 से 2 कटा, तो n-4, और n शुड बी ग्रेटर देन यहाँ पे आएगा, सॉरी, n शुड बी ग्रेटर देन 4। हाँ, गड़बड़ कर रहा था। यहाँ पे n-4 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी n शुड बी ग्रेटर देन 4, एंड n शुड बी इवन। ठीक है, यानी ये ओवरऑल हो जाएगा, ये ओवरऑल अगर इसको किया जाए, तो ये हो जाएगा n-4। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो n-4 हो जाएगा, और n जो हो जाएगा वो इवन होना चाहिए। यानी n कैसा हो जाएगा, n इवन हो जाएगा, यानी 6, 8, 8, 10 एंड सो ऑन, ऐसे टाइप की क्वांटिटी यहाँ पे चलेगी। तो ये आ गया अपना, बोला जाए तो गॉफ। अब बात की जाए तो गॉफ के नेचर की। तो कई लोग पूछेंगे गॉफ का नेचर क्या है। गॉफ इज 1 1 एंड गॉफ इज नॉट ऑन टू। तो चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान दिया जाए, तो क्या गॉफ अपना 1 1 है, और 1 1 है। तो अगर आप कहोगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, ऑड क्वांटिटी चल रही है। तो लेट से यहाँ पे मैंने n इक्वल्स टू 1 डाला, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 डाला, तो 5 आ गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो गॉफ हो गया है वो अपना, वो क्या है, मैनी वन है, मैनी वन है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि 1 1 नहीं है। तो अभी तक ये ऑप्शन जिंदा है, अभी तक ये ऑप्शन जिंदा है, इज नॉट 1 1 सही है। अब बात की जाए ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू होने के लिए इसकी रेंज चेक करेंगे, इसकी रेंज चेक करेंगे। ठीक है, अगर इसकी रेंज चेक की जाए, तो आप कहोगे सर जी, यहां से यहां से देखो, अगर यहां से इसकी रेंज, गॉफ की रेंज चेक की जाए, गॉफ की रेंज, तो गॉफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, पहले ऑड ऑड भरते जाओ। पहले सबसे
छोटा और नंबर डाला तो 5, ठीक है, 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है, और 5 आ रहा है, और 3 डाला तो 7 आ रहा है, ठीक है, 3 के बाद क्या डाल दिया, 5 डाल दिया तो 9 आ रहा है। एक तो ऐसे सेट के नंबर आ रहे हैं, और दूसरा कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे 0 डाला तो 7 आ रहा है, 2 डाला तो 5 आ रहा है, 4 डाला तो 3 आ रहा है, ठीक है। एक तो ये सेट के नंबर आ रहे हैं, और इवन वाले तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, और 8 डाला तो 4 आ रहा है, ठीक है, और 10 डाला तो 6 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या सारे, अच्छा पहले बताओ जी की, गॉफ की जो रेंज होगी वो क्या होगी। एक्चुअली जो गॉफ की जो रेंज होगी वो जी की रेंज होगी, है ना। तो इसके सारे के सारे नेचुरल नंबर कवर होने चाहिए, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर कवर नहीं हो रहे, तो ये हम कह सकते हैं कि ऑन टू नहीं है। तो हम ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ये ऑप्शन तो करेक्ट है, सारे के सारे नेचुरल नंबर कवर होने चाहिए। अब सारे के सारे नेचुरल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर नहीं हो रहे, देख लो चाहे तो, देख लो चाहे तो 5 7 9 एंड सो ऑन चलेगा, 7 5 3 2 4 6, देख लो यहाँ पे वन वन कहीं से भी नहीं आ रहा, तो बोला जाए सारे के सारे नेचुरल नंबर तो कवर नहीं हो पा रहे, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब बात की जाए, अपने को निकालना है फॉग, ठीक है। लोग बोलेंगे फॉग क्यों निकाल रहे हो सर जी, तो फॉग भी निकालना है अपने को, है ना। तो एफओजी निकालते हैं, एफओजी, है ना। तो अगर फॉग निकालना है अपने को एफओजी निकालना है, फॉग फंक्शन, तो उसके लिए हमको जहां जहां जी एफ 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 में एन दिख रहा है वहां जी एन पुट करना है। तो आओ करते हैं, एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये सारी चीजें डिलीट करता हूँ, और ये ऑप्शन अपना करेक्ट है, ये ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट, ये रहा स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए। 2 मिनट, कॉपी नहीं हुआ क्या, कॉपी कर लेता हूँ समय, हाँ अब सही है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे निकालना है एफ ऑफ जी निकालना है, तो फॉग निकालना है। तो फॉग निकालने के लिए करना क्या होगा, एफ ओ जी निकालने के लिए जहां जहां एफ में एन दिख रहा है वहां वहां आपने क्या पुट करना पड़ेगा, जी एन पुट करना। तो जी एन एन प्लस 1/2, और जी एन शुड बी ऑड, तो लेट्स से 2m टाइप, 2m प्लस 1 टाइप का जी एन हो गया, 4-1/2, सॉरी 4-1, 4-GN/2, एंड GN शुड बी इवन, 2m टाइप, ठीक है। अच्छा, अब GN की खुद में दो डेफिनेशन है, तो पुट कर दो दोनों डेफिनेशन। तो अगर तुम GN की डेफिनेशन पुट करना चाहो, ठीक है, तो जीएन की क्या क्या, जीएन की पहली डेफिनेशन तो है 3n+2, जब n ग्रेटर देन 0 है। तो एक बार 3n+1 पुट करो, 3n+1 पुट करोगे तो ये n+1 आ जाएगा, देखो 2n+4 हो जाएगा, तो n+2 आ जाएगा। अच्छा, जीएन की क्या वैल्यू हमने पुट की, हमने जीएन की वैल्यू पुट की 3n+2n should be equals to 2m+1, एंड एन शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो आप देखेंगे यहाँ से n इक्वल्स टू आ जाएगा 2m-1, m-1। तो यानी यहां से जो n की वैल्यूज आएंगी, अगर m को 1 डाला तो 0, 1 डाला तो 0, 2 डाला तो 1, और यहां से भी सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो बोला जाए तो यहाँ से m की क्या आ रही है, सारी की सारी नेचुरल नंबर आ रहे हैं।
यानी n को बोला जाए तो n शुड बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जब है ना, जब बोला जाए तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये वाली डेफिनेशन इसमें पुट किया जाए तो पहली बात तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी। क्यों सेटिस्फाई नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे थ्री थ्री देखो ध्यान से, कई लोग पूछेंगे ये डेफिनेशन सेटिस्फाई क्यों नहीं होगी। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 + 2n शुड बी इक्वल टू 2m, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये एक ऑड क्वांटिटी है, एक इवन क्वांटिटी है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। तो आई थिंक 3 + 2n पुट करने का कोई फायदा नहीं हो रहा इस यहाँ पर। अब क्या पुट करते हैं, हम पुट करते हैं -2n, तो ये हो जाएगा -2n। अच्छा, -2n यहां से कोई रिजल्ट नहीं देगा। लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि -2n किसके बराबर हो जाएगा? 2m + 1 के। ये एक इवन क्वांटिटी हो जाएगी, ये एक ऑड क्वांटिटी हो जाएगी, तो बराबर नहीं हो पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मत पुट करना, इसको मत पुट करना। अब यहाँ पे अगर पुट किया जाए तो ये हो जाएगा n+1 ही हो जाएगा, n+1 ही हो जाएगा। और जो n हो जाएगा, n जो हो जाएगा वो माइनस टाइम्स m हो जाएगा। देखो एक्चुअली कैसे मैंने किया, gn की जगह हमने क्या डाला, -2n डाला, तो -n शुड बी इक्वल टू 2m, और जो n होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, तो n हो जाएगा m के बराबर, -m के बराबर, और n बराबर हो जाएगा <0। तो बोला जाए तो n क्या हो गया? <0 हो गया। तो बोला जाए तो दोनों बराबर आ गए, n+1 n+1, n+2 होगा यहाँ पे, n+2 n+2, ठीक है, n+2 n+2, क्योंकि ऊपर रखा तो ये +4 बन जाता, और यहाँ पे भी 4, हाँ ठीक है, n+2 होगा दोनों में। तो बोला जाए तो ओवरऑल फंक्शन ही अपना n+2 आ गया, हर एक इंटीजर के लिए ही n+2 आ गया। और बोला जाए तो f(g) आ गया अपने पास n+2 फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सबसे सिंपल तरीका ये है। तो अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो कि f(g)(1 1)। अरे भाई क्यों 1 1 नहीं है? एक्चुअली अगर इसका ग्राफ बनाने की अगर कोई कोशिश करे तो ऐसा, मतलब बोला जाए तो वैसे स्ट्रेट लाइन आएगा, देखो स्ट्रेट लाइन आएगा कुछ ऐसा, लेकिन हर पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हर जगह यहाँ पे ऐसे धप्पे धप्पे ऐसे लगे हुए होंगे, ठीक है। मतलब एक्चुअली ये ग्राफ बनेगा इसका, अगर ग्राफ बनाने की कोई कोशिश करे तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा इसका, ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा, ए ऐसा ग्राफ, ए ऐसा, है ना, क्योंकि हर एक इंटीजर के लिए डिफाइन है, और तो किसी के लिए डिफाइन नहीं है। तो बोला जाए तो आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो देख सकते हैं आप, कहीं न कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन दो बार कट नहीं कर रही, ठीक है। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट करना था, सॉरी। ठीक है, तो बोला जाए तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, तो बी तो गलत हो गया, बी तो गलत हो गया, और ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू, ऑन टू तो है, ऑन टू तो है, ऑन टू तो इसकी जो डोमेन आएगी ऑन टू है, ये ऑन टू है, पर बोला जाए तो वो नहीं है, अपना 1 1 नहीं है, तो ठीक है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन सी चेक करते हैं। अगर ऑप्शन सी चेक किया जाए, अगर ऑप्शन सी चेक किया जाए तो जी के बारे में कुछ बातें कर रहा है, तो जी आइए चेक करते हैं। ऑप्शन सी को देखा जाए तो ऑप्शन सी में कहा गया है 3n+2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -2n फॉर n लेस देन 0, ठीक है। तो पहले बात की जाए 1 1 है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो n=2, मैं वैल्यू पुट करके देखता हूं, इवन इवन के लिए n=greater than equal to 0 के लिए, और n लेस देन 0 के लिए। तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये 3 आएगा, ठीक है। 1 पुट कर दिया तो 5 आएगा, 2 पुट कर दिया 4 7 आएगा, ठीक है। 4 पुट कर दिया, अच्छा 2 2 का गैप ही क्रिएट होगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 12 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, एंड सो ऑन। और अगर यहां से देखा जाए
तो यहाँ से क्या क्या आ सकता है, n इक्वल्स टू 1 डाला, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू -1 डाला, तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो अगर बोला जाए तो इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन 5 आएगा, है ना। बोला जाए तो 1 1 तो है, क्योंकि जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के एलिमेंट और n लेस देन 0 के एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहे, यहाँ केवल और केवल ऑड नंबर आ रहे हैं, यहाँ केवल और केवल इवन नंबर आ रहे हैं। तो बोला जाए तो तो नंबर तो रिपीट नहीं हो रहे। और फिर कई लोग बोलेंगे और इसका काउंटर दो, तो ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बोला जाए तो मोनो मतलब इंक्रीजिंग क्या, कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बोला जाए तो जैसे जैसे n बढ़ेगा तो ये बढ़ता ही जाएगा, ये भी n बढ़ता ही जाएगा। तो कोई भी n सेम नहीं होगा, है ना, कोई भी n सेम नहीं होगा, ना इसमें कोई n सेम होगा ना इसमें कोई n सेम होगा। तो बोला जाए तो 1 1 तो है। अब बात की जाए ऑन टू की, तो ऑन टू नहीं है, इसकी रेंज अब देखें तो 1 नहीं आ रहा, जबकि जो जी की जो कोडोमेन थी वो नेचुरल नंबर थी, और नेचुरल नंबर तो इसकी कोडोमेन, इसकी रेंज नहीं आ रही, क्योंकि 1 गायब है। तो बोला जाए तो ये ऑप्शन सी गलत है, सी गलत है। आप चेक करते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिसमें एक आ गया f इज 1 1 बट, देखो एक बार यही पढ़ लेता हूं, f इज 1 1, f इज नॉट 1 1 बट f इज ऑन टू। आइए चेक करते हैं, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1 बट f इज ऑन टू। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो f इज नॉट 1 1 कैसे चेक करेंगे। तो आइए f की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, f की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो n को तुमने ऑड पुट करना है केवल केवल, तो सबसे छोटा ऑड नंबर तुम पुट कर सकते हो 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद 3 प्लस 1 4 यानी 2, ठीक है 2, और तुमने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, तो 5 6 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। एक्चुअली ये चलता जाएगा 4 5 6 एंड सो ऑन फॉर n बिलोंग्स टू, और n शुड बी ऑड 2m प्लस 1 के लिए, ठीक है। और इवन के लिए चेक किया जाए तो n इक्वल्स टू 2m टाइप्स, तो 0 पुट किया तो 2, 0 पुट किया तो 1, 0 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 0, 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 और क्या पुट कर दिया मैंने, 1 2 पुट कर दिया, 3 पुट 4 पुट कर दिया तो 0, ठीक है 2 पुट कर दिया तो 1, 0 पुट कर दिया तो 2, 0 पुट कर दिया तो 2 आएगा, 0 पुट कर दिया तो 2, एंड माइनस 6 पुट कर दिया तो -1, ठीक है, -1 के बाद -2, माइनस क्या पुट कर दिया, 6 पुट किया, 8 पुट कर दिया तो -2 आ जाएगा, 8 के बाद 10 पुट कर दिया तो -3 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो कोडोमेन है वो इंटीजर्स है, क्या ये सारे इंटीजर कवर करेगा, आप कहोगे हाँ। पहले ये बताओ, ये मैनी वन है ना, देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा, यहाँ पे भी 2 आ रहा, यानी बोला जाए तो दो डिफरेंट आउटपुट के लिए, दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है। अब बात की जाए, कई लोग पूछेंगे क्या ये ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू बिल्कुल है, यहां से सारे के सारे नेचुरल नंबर कवर हो जाएंगे और यहां से सारे के सारे इंटीजर कवर हो जाएंगे, ठीक है। जब जब ये ऑड होगा तो सारे के सारे इंटीजर कवर कर देगा, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक इसका जो आंसर होना चाहिए वो ए और डी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सवाल काफी आसान सवाल है, एकदम ही जेई मेंस से भी इजी लेवल क्वेश्चन था ये भी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिंपल सा लोकस बेस्ड प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल लोकस है,
हर कोई ये लोकस पढ़ता है क्लासरूम में। ठीक है। अब इस सवाल को करने का तरीका देखिएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल जेड दे रखा है ये, और जेड टू दे रखा है ये। ठीक है, अपने को क्या बताना है, इसका लोकस बताना है। तो सिंपल है यार, क्या दिक्कत है। एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड वन की जगह रख दो -1 -2 आयोटा, 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस जेड टू की जगह पुट कर दो -3 आयोटा वाई। अब इनको सिंप्लीफाई कर दो, तो एक्स -1 प्लस आयोटा कॉमन लिया तो वाई -2, और 2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो वाई -3। अब दोनों अब इसकी मॉड की वैल्यू लिख दो। इसके मॉड की वैल्यू हो जाएगी √(x−1) का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू √x होल एक्स स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर -2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वेयर -4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -6y प्लस 9। तो अगर मैं इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करूं तो ये सर्कल ही है। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, है ना, प्लस 2x प्लस का 2x। ठीक है, प्लस का 2x प्लस का 2x और माइनस का 2y, है ना, और ये हो जाएगा 5 और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2/3 प्लस नहीं माइनस -2/3 प्लस 4/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका सेंटर क्या होगा। अगर अगर कोई भी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) या 2gx प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल्स टू 0 टाइप का है, तो इसका सेंटर होता है -g, -f। तो ये हो जाएगा -1/3 कॉमा -1/3। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या, -1/3 1/3 आ रहा है मेरा आंसर। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है जहां तक मुझे लग रहा है, -6y -4y। क्या गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसके कारण आंसर मैच नहीं हो रहा। वेट करते हैं 2 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो मेरा आंसर 1/3। तो आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है, एक एक ऑप्शन तो मैच हो रहा है -1/3। तो जहां तक ऑप्शन ए तो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि -1/3 मुझे लग रहा है वाई में कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार आप देख लेना। और रेडियस की बात की जाए तो थोड़ा सा जहां में कैलकुलेशन मिस्टेक होगी एक बार आप देख लेना। रेडियस होता है r=g² प्लस f² माइनस सी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो 1/3, अगर मैं ये सेंटर पुट करता हूँ 1/3 1/9 प्लस 100/9, और सी की वैल्यू आई थिंक 4/3 आई है, तो -4/3। अगर सी गलत नहीं है तो रेडियस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/3। तो 101/9 -8। और एक बार देख लेना यार, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, तो एक बार मुझे बता देना। ठीक है, आई थिंक कोई बड़ी डील थी नहीं ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ही था। ठीक है, एक बार देख लेना, मेरी कहीं कैलकुलेशन एरर हुई हो तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी ये सवाल भी बोला जाए तो मतलब स्टार्टिंग ऑफ वेक्टर का ही है। जब वेक्टर पढ़ाते हैं तो ये आपका इंटीजर टाइप है ना, ये आपका इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप।
और ये सवाल भी मतलब इजी सवाल ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। जब शुरुआत में वेक्टर पढ़ते हैं तभी इस टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेक्शन फार्मूला वगैरह ये सारी चीज़ें जब वेक्टर पढ़ाया जाता है तो तभी ये सारी चीज़ें, है ना, तभी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो अगर आप ध्यान दें तो सवाल क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। तो सवाल में ये बोला है, 2 मिनट, सवाल में ये बोला है कि लेट टू एनी 2 पॉइंट्स एम एंड एन इन एक्स वाई प्लेन। एम एन वेक्टर, ठीक है, देख रहे हो जे एडवांस की खासियत, मतलब आपको मतलब वो ये बता रहे हैं कि एम एन वेक्टर को लिखने का तरीका भी आपको बता रहा है, ठीक है, मतलब देख रहे हो। और जीरो वेक्टर डिनोट दी नल वेक्टर, ठीक है, यानी जीरो वेक्टर पी एंड क्यू बी थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, लेट एस बी दी पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एस पी प्लस एस क्यू प्लस एस आर इक्वल्स टू जीरो है, देन द लेंथ ऑफ द, if E is the midpoint of PR and F is the midpoint of QR, then the value of length of segment। तो देखो ध्यान से, तो एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो। तो अगर तुम ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है, किसी एक वेक्टर को तुम न अपने हिसाब से नल वेक्टर मान लो, ठीक है। तो पी क्यू आर मान लिया मैंने, ए वेक्टर को, पी को ए वेक्टर मान लिया, क्यू को मैंने बी वेक्टर मान लिया और आर को सी वेक्टर मान लिया, ठीक है। अच्छा, और ये बोला है कि एस पॉइंट इसके अंदर लाई करता है, तो मैंने एस को बोला जाए तो नल वेक्टर मान लिया, ठीक है, ये हो गया अपना एस। और साथ साथ ये बोला गया है जो पी आर का जो मिड पॉइंट है और जो क्यू आर का मिड पॉइंट है, उनका क्या क्या नाम है। जो पी आर का मिड पॉइंट है उसका नाम है सर जी ई, और जो क्यू आर का मिड पॉइंट है उसका नाम है एफ, ठीक है। ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड। तो अपने को अगर ई लिखना है तो ई वेक्टर लिख सकते हो आप, सेक्शन फार्मूला अगर मैं लगाऊं तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटे दो, सेक्शन फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। एफ वेक्टर को लिख सकते हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटे दो, ठीक है। अच्छा, अब अगर ध्यान दिया जाए तो कक्षा 10वीं में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, या मिड पॉइंट थ्योरम ना भी लगाया जाए तब भी कर सकते हैं, पर अगर मिड पॉइंट थ्योरम मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं आपको। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था कि अगर अपने पास कोई ट्राइंगल है और उसकी दो साइड हैं और दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, अगर दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, ठीक है, ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड, है ना। तो अगर मान लो ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई है। तो जो एक्स वाई होता है, एक्स वाई होता है, एक्स वाई की जो लेंथ होती है वो हाफ होती है लेंथ ऑफ बी सी के, ठीक है। यही होता है अपना मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, क्लास 9 में आपने पढ़ा था। तो अब ध्यान दिया जाए, क्लास 9 10 दोनों में आई थिंक पढ़ाया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लेंथ ऑफ मॉडुलस ऑफ, ये बोला जाता है मॉड ऑफ ई एफ वेक्टर, यानी मॉड ऑफ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो अब देखा जाए ध्यान से, अब देखा जाए ध्यान से, फिर को क्या लिख सकते हो आप, मॉड ऑफ ई एफ वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू, मॉड ऑफ ई एफ वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू हाफ टाइम्स मॉड ऑफ क्यू वेक्टर माइनस, सॉरी क्यू वेक्टर कहते हैं, क्यू क्या है अपने पास, बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा मॉडुलस ऑफ ई वेक्टर, ई एफ वेक्टर, ठीक है, बोला जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ई एस वेक्टर निकालना है, तो ई एस वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एस वेक्टर क्या हो जाएगा, ई एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ई एस वेक्टर का लिखा जाए तो एस वेक्टर ही हो जाए, एस वेक्टर माइनस ई वेक्टर, और ई वेक्टर क्या है,
एक्चुअली एक्चुअली अपने को इसका मॉडुलस चाहिए है ना, तो इसका जो मॉडुलस हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा मॉड ऑफ ई एफ बटे ई एस, मॉड ऑफ ई एफ वेक्टर बटे ई एस वेक्टर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ई एफ कितना था, ई एफ है बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए, बी माइनस ए बटे बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मॉडुलस बटे ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और अगर आप ध्यान दें, और अगर आप ध्यान दें तो एक कंडीशन और दे रखी है अपने पास, एक कंडीशन ये दे रखी है कि पी वेक्टर, अगर इसको थोड़ा सा इस कंडीशन को देखा जाए, इस कंडीशन के हिसाब से पी वेक्टर प्लस 5 टाइम्स, अरे पी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर, ए वेक्टर प्लस 5 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 6 टाइम्स सी वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से तुम सी वेक्टर की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो वी वेक्टर माइनस सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ सी वेक्टर की अगर वैल्यू पुट की जाए तो माइनस ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर बटे 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बटे 5 बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो ओवरऑल इसका जो आंसर आ जाएगा 6 बटे 5, यानी 1.2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इजी कैटेगरी क्वेश्चन। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 और 3 क्वेश्चन कर लिए। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल भी मतलब थोड़ा सा एवरेज सवाल था, ज्यादा टफ नहीं था, मीडियम लेवल का सवाल था। तो ये सवाल भी मतलब मेंस कैटेगरी का ही सवाल था, मेंस में ऐसे सवाल बहुत आए हैं। ये इसमें क्या लगेगा, न्यूटन लेबनीज का ही सवाल है, न्यूटन लेबनीज प्लस लिमिट, है ना। ऐसे सवाल मेंस में भी बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब मेंस में तो भर भर कर न्यूटन लेबनीज के सवाल आते ही रहते हैं लिमिट के साथ मिला के। तो आइए ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 और यहाँ पर 0/0, तो डायरेक्ट मैं एल एच रूल लगा सकता हूँ। एल एच रूल अगर मैं लगाने का प्रयास करूं तो, और इसमें न्यूटन लेबनीज लगा दूं तो अल्फा बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस बीटा एक्स, तो पहले बीटा कॉस एक्स लिख लेता हूं, माइनस माइनस बीटा एक्स साइन एक्स। ठीक है, अपॉन अपॉन 3x²। अगर ध्यान से देखा जाए तो अब ज्यादा अच्छा, लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है। तो अगर आप ध्यान से देखा जाए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो सबका एक्सपेंशन लगा दो लाइन से, तो लगा दो एक्सपेंशन, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ये बन जाएगा अल्फा बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस बीटा का एक्सपेंशन लिखा, कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल। आई थिंक 2 फैक्टोरियल से ज्यादा एक्सीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे जो टर्म है वो एक्स स्क्वेयर में ही है। ठीक है, माइनस बीटा एक्स, और एक्स एक्स साइन एक्स का जो, सॉरी, जो साइन एक्स का जो होता है वो होता है एक्स बाय एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो आई थिंक इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे आने की जरूरत नहीं है। और ये हो गया 3x²। अब यहाँ पे 1 माइनस, अच्छा ये वाला थोड़ा सा एक चीज लगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये ध्यान रखो। अब बाइनोमियल बाइनोमियल
अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये कहता है, इस तरह के सवाल जे मेंस में भरपूर आए हैं, भरपूर, है ना, मतलब कोई सीमा ही नहीं है जितने सवाल बोला जाते जे मेंस में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में कैसे हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अगर अपने पास जीरो है और अपने पास वन प्लस एक्स की पावर एन है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है वन प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बटे दो फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसको आपको याद करना है, ठीक है। तो अगर मैं यही वाला एक्सपेंशन वहां पे लगा यूज करता हूं, ठीक है, अगर यही वाला एक्सपेंशन वहां पे यूज करता हूं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अल्फा बाय टू अल्फा प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, आई थिंक एक्स स्क्वेयर से ज्यादा आगे जाने की जरूरत है नहीं, प्लस बीटा इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे दो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटे थ्री एक्स स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, अब सिंस लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, अब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसको जीरो बाय जीरो फॉर्म बनना पड़ेगा। बाय जीरो फॉर्म करने के लिए क्या करो, यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको जीरो कर दो, कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करके जीरो करो। तो अगर आप कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करके जीरो करोगे तो अल्फा बाय टू प्लस बीटा, आई थिंक इसके अलावा ये बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स ऑफ बीटा, माइनस टू टाइम्स ऑफ बीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स ऑफ बीटा। और जो जब ये जीरो हो गया तो अब एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट कलेक्ट करो, तो अल्फा बाय टू माइनस, तो माइनस थ्री बाय टू, माइनस थ्री बाय टू बीटा एक्स स्क्वेयर अपॉन नीचे जो है वो थ्री एक्स स्क्वायर, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है। अगर आप देखें तो ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो ओवरऑल जो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस थ्री बीटा बाय टू अपॉन सिक्स शुड बी इक्वल्स टू टू, क्योंकि लिमिट की वैल्यू टू दे रखी है, ठीक है। तो आप देखें तो अल्फा माइनस थ्री बीटा शुड बी इक्वल्स टू ट्वेल्व, तो अल्फा की जगह माइनस टू बीटा पुट कर दिया जाए तो माइनस फाइव बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ट्वेल्व बाई फाइव, माइनस ट्वेल्व बाई फाइव, और अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ट्वेंटी फोर बाई फाइव। तो अपने से क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी बारह बटे पाँच, बारह बटे पाँच यानी वन पॉइंट टू फाइव टू फोर, दो सेकेंड माफ कीजिएगा, वन पॉइंट फोर, ठीक है ना, टू पॉइंट फोर, सॉरी, टू पॉइंट फोर, टू पॉइंट फोर। तो अपने से बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कोई पूछे तो टू पॉइंट फोर हो जाएगी, फाइव फोर ट्वेंटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक ये सवाल भी डन हो गया, तो ये सवाल भी एक डुएबल सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये सवाल थोड़ा सा गुड, मतलब ठीक ठाक प्रॉब्लम था, मतलब अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब ये सारे प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसमें ज्यादा सोचने वाली चीजें आपको दिखी नहीं होगी ना, इस सवाल में ज्यादा सोचना पड़ा आपको ना, इस सवाल में तो कुछ सोचना नहीं था, ये तो बेकार सवाल था। ये सवाल अच्छा था, ये सवाल में थोड़ा सा सोचने वाला था, सोचने वाला था, सोचने वाला था, पर आउट ऑफ द बॉक्स जाने वाला सोचने वाली चीज अगर बोल जाए तो इसमें भी वो नहीं थी, ठीक है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है पेपर वन के वो भी मैं लाऊंगा, फिर इसी तरह पेपर टू के भी आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल ये देखा जाए तो ये सवाल कर कैसे सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बोला है आर टू आर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है जो कि हर कोई जो क्लास ट्वेल्थ में अभी गया होगा, कई लोग तो इवन जो इलेवेंथ में भी ये स्टैंडर्ड फंक्शन इक्वेशन बता देते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ एक्स इंटू एफ वाई है तो इसको सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शनल इक्वेशन होता है वो होता है ए रेस टू पावर एक्स। और सिंस यहाँ पे ए ऑलरेडी यूज है तो मैं यहाँ पे के रेस टू पावर एक्स यूज कर देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू के रेस टू पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू के रेस टू पावर एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू के रेस टू पावर एक्स आ जाएगा अपने पास, एक स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन। ये रिजल्ट होता है। अगर आप ध्यान दिया जाए तो A1 A2 A3 आर इन एपी, तो ये दे रखा है एफ ऑफ, अगर A1 A2 AP है तो पहली टर्म मैंने A मान ली, दूसरी टर्म A प्लस डी हो जाएगी, तीसरी टर्म A प्लस 3D हो जाएगी। ठीक है, यानी A1 इक्वल्स टू मैंने A मान लिया और कॉमन डिफरेंस इनके बीच का D है, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी हो जाएगा, है ना। A3 इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो एफ ऑफ A प्लस 30D is equals to 64 times f of a plus 24d। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा k रेस टू पावर a प्लस 30d इज इक्वल्स टू 64 इंटू के रेस टू पावर a प्लस 24d। तो अगर आप यहां से देखें तो ये आ जाएगा k रेस टू पावर 6d इज इक्वल्स टू 64, और ये किसके बराबर रखा है 2 की पावर 6 के। तो अगर इसको आप और लिखना चाहें तो ये लिखा हुआ है k रेस टू पावर d होल रेस टू पावर 6, यानी यहाँ पे k रेस टू पावर d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। ठीक है, यानी k रेस टू पावर d की जो वैल्यू आ जाएगी, k रेस टू पावर d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। ठीक है, ठीक है भाइयों। अच्छा, अब एक कंडीशन और दे रखी है जो कि है ये। तो ये क्या दे रखा है, एक्चुअली ये कंटिन्यूस सम दे रखा है, यानी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2d एंड अप टू एफ ऑफ ए प्लस 45d 49d। तो एक्चुअली अपने को नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस डी प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2d and up to f of a plus 49d is equals to किसके बराबर दे रखा है 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो एफ एक्स में a पुट किया जाए तो ये बन जाएगा k रेस टू पावर a, ये बन जाएगा k रेस टू पावर a प्लस डी, ये बन जाएगा k रेस टू पावर a प्लस 2d एंड अप टू बन जाएगा k रेस टू पावर a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 रेस टू पावर 25 प्लस 1। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहाँ से k रेस टू पावर a कॉमन ले लेता हूँ, k रेस टू पावर a कॉमन लेऊंगा तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा k रेस टू पावर d प्लस k रेस टू पावर 2d k अप टू k रेस टू पावर 49d इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 रेस टू पावर 25 प्लस 1। तो अगर आप ध्यान दें तो ये कहीं ना कहीं जीपी दे रखी है, और जीपी विथ कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो सॉरी, विद कॉमन रेशियो के रेस टू पावर डी, है ना। तो ये हो जाएगा, अब सम ऑफ जीपी लगा दो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, तो पहली टर्म तो 1 है तो 1 माइनस के रेस टू पावर डी अपॉन 1 माइनस के रेस टू पावर अपॉन 1 माइनस आर,
अच्छा, टोटल टर्म कितनी है, 1 - r⁴ टोटल टर्म 50 है, 1 - k⁻⁴ इट शुड बी इक्वल टू 3 × 2⁻25 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 1। तो अगर बात की जाए तो k⁻d की वैल्यू क्या है, 50 है ना। तो k इंटू, तो ये बन जाएगा 2⁻50 - 1 इंटू 3 × 2⁻25 प्लस 1। कैलकुलेशन है यार, अच्छी खासी कैलकुलेशन है, मतलब ये सवाल आसान है, एकदम मेंस टाइप का ही सवाल है, मतलब मेंस में भी ऐसे सवाल आते रहते हैं, है ना। पूरा मतलब मेंस ही टाइप का सवाल है। तो k⁻a इंटू, अब यहाँ पे a² - b² लगा दोगे तो ये बन जाएगा 2⁻25 प्लस 1 इज इक्वल्स टू इंटू 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 2⁻25 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2⁻25 प्लस 1। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी k⁻a की जो वैल्यू आ जाएगी, k⁻a की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, वो आ जाएगी 3/2⁻25 - 1, ये आ जाएगी k⁻a की। ठीक है। अब अपने से पूछा था, अब अपने से पूछा था कि अपने को एफ ऑफ ए, f(a) प्लस 5d प्लस f(a) प्लस 7d प्लस, सॉरी, f(6d) एंड अप टू f(a) प्लस 29d केवल बतानी है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखें, अ, अगर आप ध्यान से देखें तो अपने पास k⁻a है, और अपने को बताना क्या है, अपने को बताना है f(a) प्लस 5d प्लस f(a) प्लस 6d एंड अप टू f(a) प्लस 29d, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा k⁻a प्लस 5d प्लस k⁻a इंटू 6d एंड अप टू k⁻a 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 प्लस 29d। तो अगर मैं यहाँ से k⁻a कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा k⁻5d प्लस ये हो जाएगा k⁻6d एंड अप टू k⁻29d। तो एक काम करो, k⁻a की वैल्यू आई थी अपने पास 3/2⁻25 - 1, और यहाँ से k⁻5 कॉमन ले लोगे तो k⁻5 यानी k 32 हो जाएगा, ये 32 2 की पावर 5 बन जाएगा, है ना। 2 की पावर 5, अरे यार नहीं समझ में आया क्या आप लोगों को, देखो ध्यान से, कई लोग बोलेंगे कैसे लिख दिया डायरेक्ट। ये अगर मैं k⁻5d कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस k⁻d है ना। और सबसे कितनी टर्म कॉमन आ जाएगी, सबसे चार 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 चार, मतलब बोला जाए तो पांच का डिफरेंस, पांच 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 का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k⁻25d। ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे कितने टर्म है, ओवरऑल बोला जाए तो 25 टर्म है, 25 टर्म्स है। ठीक है, 25 टर्म। तो ये हो जाएगा, अच्छा इसको लिख सकते हो तुम k⁻d की पावर 5, यानी इसकी वैल्यू तो 5 है, अपने पास 2 है, तो ये हो जाएगा 32। ये हो जाएगा इंटू 32, 3 × 32 अपॉन 2⁻25 - 1, ये हो जाएगा a इंटू 1 - r की पावर n, यानी
के की वन माइनस आर, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर अपॉन के, वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर यानी वन। तो ये बन जाएगा, एक्चुअली ये बन जाएगा टू, और ओवरऑल पावर कितनी हो जाएंगे यहाँ पे 25। तो ये हो जाएगा टू रेस टू पावर, इसको टू ही लिख सकते हैं, इसको टू लिख सकते हैं। तो टू रेस टू पावर 25 माइनस वन, तो ये घटा इससे, और 96 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 96। देख लो थोड़ा सा लंबा सवाल था बट डुएबल सवाल था, ठीक है। 96 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये सवाल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अपने पास तीन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। समय हो रहा है 2:30, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अपने पास तीन डिफरेंशियल इक्वेशन हो रही दे रखी है। अब इसको सॉल्व करके, ये भी बहुत साधारण सवाल है, अगर ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए तो पहला फंक्शन y1 है, दूसरा फंक्शन y2 है, तीसरा फंक्शन y3 है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो dy1 by y1 is equals to इंटीग्रल साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा ln y1 इज इक्वल्स टू मॉड y1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अच्छा साइन स्क्वायर 2x को लिख सकते हो वन कॉस 2x माइनस वन, है ना, कॉस 2x माइनस वन बटे दो। कॉस 2x इज इक्वल्स टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस 2x, सॉरी, तो वन माइनस कॉस 2x, तो यानी ये हो जाएगा एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू, कॉस 2x बाई फोर बटे दो भी होगा, प्लस k1। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी ई रेस टू पावर, k1 को अलग ले लेते हैं, इंटू ई रेस टू पावर x बाय टू माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय टू, कॉस ऑफ 2x/2। तो इसको मैंने एक नया नया कांस्टेंट को लेमडा वन बोल दिया। तो y1 इक्वल्स टू आ गया लेमडा वन इंटू ई रेस टू पावर x/2 माइनस कॉस ऑफ 2x/2, ठीक है। आई थिंक क्लियर है ये, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, y2 निकालते हैं, ठीक है। अगर y2 निकालने की कोशिश करें तो y2 हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस 2x। तो एक्चुअली ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस वन बटे दो, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स। तो y2 आ जाएगा सेम वही कॉस 2x बटे दो प्लस एक्स बाय टू, यहाँ बाय फोर होगा, बाई फोर बटे दो प्लस k1 k2। तो y2 की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन, मतलब ये हो जाएगा ln y2, ये हो जाएगा ln y2, मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो जाएगा ln y2। तो y2 की वैल्यू जो आ जाएगी, y2 की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, वो हो जाएगी ई रेस टू पावर k2 बनेगा, ठीक है, ए रेस टू पावर k2 बनेगा। तो ए रेस टू पावर k2 को नया कांस्टेंट लेमडा टू कह दो, तो ये बन जाएगा ई रेस टू पावर कॉस ऑफ 2x/4 माइ प्लस x/2, ठीक है। अब निकाल लो ये, ये क्या बन जाएगा, 2/x³ बन जाएगा, है ना, 2/x³ प्लस वन बन जाएगा। तो ओवरऑल y3 निकालो अगर, तो y3 का अगर पैटर्न निकाला जाए तो एक कांस्टेंट ई रेस्ट पर k3 टाइप का आएगा, तो इसको लेमडा 3 कह देते हैं। और इसका इंटीग्रेशन ऑफ 2/x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x/2, है ना, माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ माइनस ऑफ
माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर आना, तो ये हो जाएगा एक्चुअली माइनस ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर बटे बटे प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, माइनस एक्स। और ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना y3। अगर दोनों को प्रोडक्ट कर दिया जाए y3 y2 y2 y3 y1 y2 y3 का प्रोडक्ट किया जाए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो x/2 x, तो x से x कैंसिल, -1/2 ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा e रेस टू पावर k1 प्लस k2, मतलब k1 नहीं, λ1, e रेस टू पावर λ1, e रेस टू पावर λ2, e रेस टू पावर λ3 अपॉन e रेस टू पावर -1/x² अपॉन +3x अपॉन 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 +3x नहीं, 2x है, +2x। और इसको ई अगर जीरो पुट कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, यानी ई रेस्ट पावर वन, यानी अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स बाय एक्स को एक्स लिख सकते हैं, है ना। यहाँ मैंने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स एक्स होता है, तो और फिर मैंने स्प्लिट कर दिया तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो y1 y2 y3 बटे साइन बटे एक्स +2। आई थिंक 2 आ जाएगा आपके आंसर। ई रेस्ट पावर λ1 λ2 λ3 अपॉन ई रेस्ट पावर -1/x² -x² अपॉन x +2, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है। तो देखो ध्यान से, 0/0 फॉर्म बन रहा, जैसे x को जीरो पुट किया जाएगा तो ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी यानी जीरो, टेंडिंग टू जीरो, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो लॉपिटल अगर लगा दूं तो ई रेस्ट पर λ1 λ2 λ3 तो ऐसा ही रहेगा, ई रेस्ट पावर -1/x², -1/x², ठीक है, इनटू प्लस 1/1/, -2 और 2। तो आई थिंक ये जी बोला जाए अपॉन वन लॉपिटल लगा दिया तो अपॉन वन बन जाएगा, तो ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा ना, ठीक है, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या कई लोगों को? ठीक है, और नेक्स्ट सवाल ये सवाल कीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, क्लास 10 लेवल क्वेश्चन है ना। रॉ डेटा बोला जाए तो जो अपने पास ये दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसी स्टैटिस्टिक वाली टेबल आती है जिसमें मीडियन निकालना होता है, तो जो वैल्यूज होती हैं उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बोला गया है कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 19, यानी f1 प्लस f2 प्लस 7 और 8 और 9 और 12, यानी f1 इज इक्वल्स टू 19, यानी f1 प्लस f2 की जो वैल्यू होगी, f1 प्लस f2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी
अपने पास 7, ठीक है ना। देखो लो ध्यान से, F1 प्लस F2 7 हो जाएगा। ये पूरी टोटल F1 प्लस F2 प्लस 12 इज इक्वल टू 19, यानी इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है अपनी XI, और यहाँ पे लिखी हुई है FI, यहाँ पे लिखी हुई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो ध्यान से, XI को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो 4 5 4 5 6 9 11 12 आई थिंक सही है। 4 के करस्पॉन्डिंग क्या है फ्रिक्वेंसी, वो है 5, 5 के करस्पॉन्डिंग F1, 6 की करस्पॉन्डिंग 1, 6 की करस्पॉन्डिंग 1, 9 के करस्पॉन्डिंग 2, 11 के करस्पॉन्डिंग 3, और 12 के करस्पॉन्डिंग 1। चेक कर लो एक बार, 4 5 5 F1, 6 1 9 2 11। अच्छा 8 छूट रहा है ना यहाँ पे, एक एक छूट रहा है, 8 छूट रहा है, ठीक है। 2 मिनट। तो एट एट के करस्पॉन्डिंग है F2, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 5, 5 प्लस F1, 5 प्लस F1, 6 प्लस F1, और 7 प्लस F1 प्लस F2 यानी 14, 16, 19 20। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। हाँ ये 13 होगा, 6 प्लस F1 प्लस F2 ये 13 होगा ना। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19, ठीक है। आई थिंक अब सही है। अब ये बोला गया है, अच्छा नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म मतलब टोटल 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 फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, फ्रिक्वेंसी 20। तो इवन ऑड वाली में तो यानी बोला जाए तो 19 प्लस 1 है, 1/2th टर्म जो होगी वो अपनी मीडियन होगी, यानी ये हो जाएगा 10th। तो 10th टर्म होगी अपनी क्या हो जाएगी, वो मीडियन होगी। और 10th टर्म, अच्छा मीडियन दे रखा अपने को 6, तो यानी 6, यानी इस ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, यानी कहीं ना कहीं यही यही अपना क्या होगा, मतलब एक्चुअली ये एक चीज होती है जो अपनी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, वो अपनी मीडियन 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 क्लास से हमेशा छोटी हुई है, बराबर होती है। यानी हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 6 प्लस जो F1 होगा वो या तो 10 से बड़ा या बराबर होगा, है ना। ये बहुत सिंपल चीज है कि देखो एक्चुअली मीडियन मीडियन कैसे होगा, मीडियन मीडियन यहाँ पे लाई कर रहेगा। तो यहाँ पे 10th, यहाँ पे मतलब ये 10th, ये मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली तुम जब नंबर को अरेंज करोगे, देखो चार, देखो जो 4 आया है वो 5 बार आया है, तो कैसे तुम नंबर को अरेंज करोगे, 4 4 4 4 4, ये 5 बार हो गया, ठीक है। तुमने फिर किसको अरेंज किया, 5 को अरेंज किया। अब 5 को अरेंज कितने बार, कितने बार किया, F1 तरीके से। तो 5 5 5 और लेट से F1 टाइम्स, ठीक है। तो ठीक है। अब अब देखो, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म हो गई 5 प्लस F1। फिर यहाँ फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट टर्म कौन, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6। तो 6 प्लस F1, ठीक है। तो 6 6 6 6, और अप टू कब तक, अब कब तक लिखोगे तुम इसको, 6 प्लस F1 टाइम। तो कहीं ना कहीं यही इसी कहीं ना बीच में 10 से टर्म से टर्म आएगी। तो तुम ये कह सकते हो कि जो 6 प्लस F1 होगा या तो वो 10 से बड़ा या 10 के बराबर होगा, है ना। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो जो आपका 6 प्लस F1 होगा, 6 प्लस F1 होगा, या वो 10 या 10 से बड़ा बड़ा होगा। तो F1 की जो मैक्स वैल्यू की रेंज आ जाएगी वो 4 या 4 से बड़ी आनी चाहिए।
तो अगर आप देखें तो F1 अगर 4 ले लिया हमने, ठीक है, तो F1 अगर 4 ले लिया तो 9, 9, ठीक है। और F1 4 ले लिया तो देखो, अगर F1 5 ले लिया let's say, अगर F1 5 ले लिया let's say, तो अगर 5 ले लिया तो देखो यहाँ पे 10th, यहीं पे 10th टर्म आ जाएगी, और 10th टर्म अगर यहाँ पर आ गई तो मीडियन 5 होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एक्स F1 को 4 ले लिया तो 10th टर्म यहाँ पे आएगी, और 10th टर्म यहाँ पे आएगी, यानी मीडियन 4 ही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यानी F1 की वैल्यू तो अपनी 4 आ गई, F1 इक्वल टू 4 आ गया, F1 अपना 4 आ गया, और F1 प्लस F2 7 दे रखा था, तो F2 कितना आ गया, 3 आ गया, F2 अपना 3 आ गया, ठीक है। अब तो ये आसान हो गया। तो 7F1 यानी F1 की वैल्यू 4, 28 प्लस 3 9 27, और 3 16 5 55, और 4 55, यानी P का जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, P का आंसर 5 आएगा, यानी सारे ऑप्शन सेम है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अल्फा डिनोट्स द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का क्या होता है, सिग्मा 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 एक्सआई, या अगर मैं म्यू म्यू को मीन को म्यू बोलता हूँ, अगर म्यू इक्वल्स टू मी है मीन है, म्यू इक्वल्स टू मीन है, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा, म्यू माइनस एक्स बटे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन सिग्मा एक्स आई, सॉरी सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो म्यू माइनस एक्स, तो आई थिंक ये सारी चीजें कैलकुलेशन है, और मैंने ये कैलकुलेशन कर रखी हूँ, और ये कैलकुलेशन करने का मुझे लगता है कोई औचित्य बनता नहीं, तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, सारी सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है, मैं आपको सारी कैलकुलेशन बता देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन करने में कोई टाइम वेस्ट करना मुझे लगता है सही नहीं रहेगा। तो 2 मिनट में इसकी सारी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ, क्या क्या कैलकुलेशन थी, कि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करेंगे फालतू में, क्योंकि कैलकुलेशन है यार, मैं करूँ आप करूँ, आप बल्कि आप करो यार, अच्छा है, क्योंकि एग्जाम है एक दिन आप ही को करना है। तो ये सवाल आसान था। कैलकुलेशन मैंने कहाँ पे की थी, 2 मिनट मुझे देखनी पड़ेगी। ये रहा कैलकुलेशन मेरे पास, कैलकुलेशन रहा मेरे पास ये, जो तुम्हारा मीन आएगा वो 7 आएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 49/19, 49/19, यानी अल्फा की वैल्यू, यानी अल्फा 19 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 48, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 146/19, 146/19 सिग्मा स्क्वायर की, तो 146, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 146, ठीक है। यानी पी का 5, पी का 5, और क्यू का थर्ड, क्यू का थर्ड, और एस का 1, एस का 1, एस का 1, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने लगभग सारे मोस्ट डूएबल क्वेश्चन। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, लगभग 16 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आपको। अब आप अपना अगर स्कोर गिनने की कोशिश करो, ये 2026 वालों के लिए था, यहां से आपको 4 नंबर मिल गए, ठीक है। या और कल मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे जो कि इंटीजर टाइप थे, वहां थे 6 नंबर, तो टोटल नंबर हो गए 10, गिनना नंबर गिनना बस, 10 नंबर हो गए, यहां से 10 नंबर हो गए अभी तक, फिर इसको जोड़ दिया तो 14 नंबर हो गए, ठीक है। इसको जोड़ दिया, ये भी 4 नंबर का था, तो इसको जोड़ के 18 नंबर हो गए, इसको जोड़ के 18 और 22 नंबर हो गए, इसको जोड़कर 22 और 26 नंबर हो गए, 26 और 4 30 नंबर, और 34 नंबर, 34 नंबर आप मैथमेटिक्स पेपर 1 में आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर 34 निकाला जाए तो 34/7
60 कितना परसेंट बनता है? ये ग्रेटर देन 50% बनता है। और ग्रेटर देन 50% अप्रोक्सीमेटली अगर मैं निकालना चाहूं तो ये कितना बनता है, तो मैं आपको निकाल के भी बताता हूँ। तो 34/60, यानी ये 56%। आप 56% मैथमेटिक्स पेपर वन में आराम से स्कोर कर सकते थे। तो 34 नंबर आपने पेपर वन में स्कोर कर लिया, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 20 नंबर भी अगर पेपर टू में स्कोर कर लोगे तो आपके 54 से 56 नंबर मैथमेटिक्स में आ जाते। और इसी तरह अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में 30 30 40 40 नंबर अगर स्कोर करते, या फिजिक्स हार्ड आई थी तो आप फिजिक्स में लेट से 40 नंबर स्कोर करते, आपके 50+ केमिस्ट्री में फिजिक्स में थे, मैथ्स में थे, और 40+ आपके किस में हो गया, फिजिक्स में, तो 70 हो गया अप्रोक्सीमेटली। और आराम से आप 70 to 60 मार्क्स आराम से, आप बहुत आराम से केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते थे। तो अगर आप देखेंगे तो 150+ आप पा सकते थे इस पेपर में। और 150+ में आपकी रफली जो रैंक बनेगी वो 3K to 5K बननी चाहिए, ठीक है। तो ये थे अपने मोस्ट डुएबल क्वेश्चन। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है, अच्छा पहले इसके बाद मैं पेपर टू के जो मोस्ट डुएबल क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, इसके बाद मैं पेपर टू के मोस्ट डुएबल क्वेश्चन लाऊंगा, फिर जो बचे हुए अपने क्वेश्चन है थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन उनको लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय 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 रहेगा, बाय बाय, ठीक है, ओके, चलिए।